गुड मॉर्निंग। 11:30 पे जाएंगे। गुड मॉर्निंग। तो हमने कवर कर लिया चार्ज का इंट्रोडक्शन, देन प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस और कूलम्ब्स लॉ पे न्यूमेरिकल, जो कि अभी हुआ ही नहीं है, जस्ट स्टार्टिंग है। ठीक है, अभी उस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, क्या था बताओ? F इज इक्वल टू K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये Q1 ये Q2, द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस, मतलब दोनों के बीच की जो दूरी है वो क्या है? स्मॉल आर। ठीक है, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था जो कूलम्ब्स लॉ होता है, अकॉर्डिंग टू डैट जो कूलम्बिक फोर्स आता है या फिर जो फोर्स आता है बिटवीन द टू चार्जेस, दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या थी बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आती है 9 × 10⁹ ठीक है, ओके। अब आगे हम क्वेश्चंस करेंगे। चलो ये बताओ, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का कि K E स्क्वायर अपॉन G MEMP, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये पूछा है एनसीईआरटी में कि क्या ये K E स्क्वायर अपॉन G, कैपिटल G मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द मास ऑफ प्रोटॉन, क्या इसका रेशियो डायमेंशनलेस होता है क्या? सिंपली प्रूफ कर सकते हैं, फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। हमारा फर्स्ट लेक्चर पीछे जाके देखो, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में क्या देखा था बेटा? फर्स्ट लेक्चर में ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स को कंपेयर किया था, राइट? और उसमें क्या पढ़ा था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दैट इज वीकर देन इलेक्ट्रिक फोर्स, या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स इज मोर स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। और होता क्या था कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यूज़ आ रही थी, हम लोगों ने कंपेयर किया था। कंपेयर करके हमें खुद पता चला, प्रूफ हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा होता है। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन ज़्यादा होगा देन अट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है दैट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। कॉपी पेस्ट करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ठीक है, वाइल जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है दैट माइट बी अट्रैक्टिव, दैट माइट बी रिपल्सिव, राइट? मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, वाइल इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है उसमें अट्रैक्शन भी हो सकता है या रिपल्शन भी हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में दोनों को कंपेयर किया था, दोनों देख सकते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट लेक्चर से रिलेटेड है। अब इसको सॉर्ट आउट करते हैं, क्या ये डायमेंशनल क्वांटिटी है, और देखते हैं। चलो भैया आ जाओ, चल राजू देख, आ जा। K E स्क्वायर, ये यहाँ से आ जाएगा कूलम्बिक वाले फोर्स से, K E स्क्वायर, ठीक है, अपॉन R स्क्वायर।
के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बेटा। ये क्या है? कूलम फोर्स, कूलम्स लॉ से लिया है ना। अच्छा यहाँ पे Q1 Q2 था तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे आ गया, ये सोच रहे हो क्या बेटा? लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब खुश, इलेक्ट्रॉन आ गया। K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है बेटा। और R क्या है? दोनों के बीच का, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच का सेपरेशन स्मॉल r, ठीक है। तो जो फोर्स आया, कूलम्बिक फोर्स आता है, वो कितना आता है बेटा? K स्मॉल ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, या फिर K Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, या फिर Q1 Q2 था तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, राइट। चलो ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में भी और अभी भी पढ़ रहे हैं, सेकंड में भी देखा है बेटा इसे। अब ये कहाँ से आ गया भाई? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन। ये किस कंडीशन में आएगा बेटा? ये इलेक्ट्रॉन का लिया ना, ठीक है। अब ये कंडीशन ले लो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे प्रोटॉन है, दोनों के बीच में सेपरेशन स्मॉल r है। तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग जाएगा बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। ये होता है F इज इक्वल टू कैपिटल G, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू थी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बेटा जिसकी वैल्यू थी, अरे मेरे लड्डुओं, कैपिटल G की वैल्यू क्या थी बेटा? 6.6 इंटू 10⁻⁻11 ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और स्मॉल g से कंपेयर किया था। स्मॉल g क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू क्या थी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? एक्सेलरेशन था तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। इसका यूनिट क्या था बेटा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का तो क्लियर हो गया। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यहीं से तो निकालना है। ये फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से कैपिटल जी की यूनिट क्या हो जाएगी? ये यूनिट हो जाएगी एफ आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, यूनिट आएगा, यूनिट बेटा आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कैपिटल जी यहीं रखने का, आर स्क्वायर इधर ले जाओगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको नीचे लाओ, डिवाइड करो, तो एफ आर स्क्वायर अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन, ये ऐसे आ जाएगा, तो वो यूनिट निकल जाएगा, ठीक है। तो F इज इक्वल टू जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन आर स्क्वायर। नाउ बैक टू क्वेश्चन। बेटा ये बता, दोनों को डिवाइड कर दे क्या? ठीक है, दोनों को डिवाइड करते हैं। चल डिवाइड करते हैं। यहाँ तक लिख लिया, यहाँ तक लिख लिया तो हट जा भाई। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाय सेकंड इक्वेशन, एफ अपॉन एफ, ये एफ ई, और ये क्या हो गया? ग्रेविटेशन वाला। तो एफ ई अपॉन ग्रेविटेशन वाला, इलेक्ट्रिक वाला ग्रेविटेशन वाला, ठीक है। के ई स्क्वायर बेटा, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ग्रेविटेशन वाले में पुट करो कैपिटल जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन आर स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत है, वेरी गुड। अब क्या करो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला गया, बचा क्या बेटा? इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन जी कैपिटल जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन। ये बता बेटा, ऊपर भी इलेक्ट्रिक फोर्स है, नीचे भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। हाँ देख, ऊपर भी इलेक्ट्रिक फोर्स है, नीचे भी ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, तो फोर्स अपॉन फोर्स क्वांटिटी तो सेम है ना, दोनों की जो यूनिट आती है न्यूटन में आती है, तो डायमेंशन भी तो फोर्स का सेम ही होगा। ऊपर भी फोर्स नीचे भी फोर्स, तो क्या आ जाएगा? डायमेंशन लेस आ जाएगा।
सिंपल, क्वेश्चन सॉल्व। अगर अभी भी डाउट है तो बेटा इसको रिपीट करके देखो जो अभी पढ़ाया है। हाँ, ये तो फोर्स अपॉन फोर्स आ रहा है ना बेटा, भले इलेक्ट्रिक फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन जो दोनों की यूनिट आती है इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब कूलम्ब्स लॉ में भी जब निकालते हो तो क्या निकालते हो, न्यूटन निकालते हो। ग्रेविटेशन में कितना निकालते हो, न्यूटन निकालते हो। अब कहोगे सर यूनिट कैंसिल कर रहे हो, अब डायमेंशन कहाँ कैंसिल कर रहे हो, लो डायमेंशन। डायमेंशन फोर्स का कितना होता है बेटा, फोर्स का डायमेंशन mlt -2। ये भी फोर्स है तो इसका भी डायमेंशन कितना होगा बेटा, mlt -2। यदि समझ में नहीं आ रहा है ये डायमेंशन कैसे आया तो प्लीज़ कमेंट इन द सेक्शन, प्लीज़ कमेंट इन द बिलो सेक्शन, ठीक है। मैं डायमेंशन बता दूंगा, बेसिक बता दूंगा कैसे डायमेंशन निकालते हैं बेटा, ठीक है। तो सेम डायमेंशन है तो कट के आएगा कितना बेटा, डायमेंशन लेस हो जाएगा, दैट इज डायमेंशन लेस, मतलब कोई डायमेंशन नहीं होती है इसकी, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी ही का है, ठीक है। अभी एनसीईआरटी का करते हैं, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस बताएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। कैसे क्वेश्चंस करना चाहोगे, थोड़े से टफ, थोड़े से सिंपल, क्या करना है? अच्छा, जस्ट उसी का करते हैं, एनसीईआरटी का करते हैं। दो स्फेयर है, ओके बेटा, दो स्फेयर्स हैं। एक स्फेयर पे चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, दो स्फेयर्स हैं, एक स्फेयर पे चार्ज है 2 माइक्रोकूलम। ये वैल्यूज़ मैं चेंज कर दे रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर आपको बता दूंगा कौन सा है, फिर उसको सॉल्व करना। वही चीज़ मैं पुट करके सॉल्व करूँगा ना तो तुम कॉपी पेस्ट करके कहोगे हाँ क्वेश्चन तो हो गया। सेकंड या थर्ड क्वेश्चन है ये, लेकिन मैंने वैल्यूज़ चेंज कर दी है। जो एनसीईआरटी में है आप उसको सॉल्व करना, नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। 2 माइक्रोकूलम यहाँ पे है -4 माइक्रोकूलम, ठीक है। इनके बीच का सेपरेशन जो है बेटा स्मॉल r है, ठीक। सेपरेशन हमेशा सेंटर से लेते हैं, ठीक है, ओके। और जो फोर्स लग रहा है दोनों स्फेयर्स के बीच में वो लग रहा है 0.2 न्यूटन। ये सेम मैंने वैल्यू ली है आपके क्वेश्चन की, 0.2 न्यूटन, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है, हमें निकालना है फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द 2 स्फेयर्स, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द 2 स्फेयर्स। ये डायग्राम बनाओ, अलग बनेगा डायग्राम, डायग्राम बेटा अलग बनेगा और इसका सॉल्यूशन अलग करेंगे, इसी में हौच पौच नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलो डायग्राम बना लो, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ। There are two spheres. There are two spheres. One having charge 2 microcoulomb. There are two spheres. One having 2 microcoulomb charge, and the other having -4 microcoulomb charge. Charges on the two sphere. Charges on the two sphere is 2 microcoulomb on one sphere, -4 microcoulomb on one sphere, separated by small r. The force of attraction between the two spheres. अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल रहा हूँ क्योंकि एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे निगेटिव चार्ज है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही लगेगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू स्फेयर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू स्फेयर्स इज 0.2 न्यूटन, ठीक है। देन फाइंड स्मॉल आर, देन फाइंड स्मॉल आर। अब यूपी बोर्ड वाले बच्चे सुन लो,
बेटा दो स्फीयर दिया है, दोनों पे चार्जेस दिए हुए हैं, एक पे 2 माइक्रोकूलम चार्जेस है, एक पे -4 माइक्रोकूलम चार्ज है, और दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, 0.2 न्यूटन है, 0.2 न्यूटन। तो हमें सेपरेशन स्मॉल r निकालना है, दोनों स्फीयर्स के बीच की दूरी निकालनी है हमें, ठीक है। चलो फाइंड करो। एनसीईआरटी का दूसरा या तीसरा क्वेश्चन है बेटा, बस मैंने वैल्यूज चेंज कर दी है, ये करोगे फिर खुद से उस क्वेश्चन को करना सॉल्व हो जाएगा। चलो करते हैं। कूलम्स लॉ लगाएंगे बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। हमें R स्क्वायर निकालना है, फोर्स की वैल्यू दी हुई है। देन R स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन F, डेट इज फोर्स। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी, ठीक है बेटा। अच्छा चलो फाइंड करते हैं। बताओ यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁻9, Q1 2 माइक्रोकूलम, Q2 -4 माइक्रोकूलम, ठीक है। 2 माइक्रोकूलम 2 × 10⁻6। मिस्टर आरपी, जो आपने कमेंट किया था, आपने मिली लिखा था उसमें कमेंट में, और कह रहे थे कि सर इसकी वैल्यू आप जो बताए हो। बेटा जो मिली होता है ना, उसकी जगह लिखते हैं 10⁻3, ठीक है। और ये जो माइक्रो होता है, इसकी जगह लिखते हैं 10⁻6। एनसीईआरटी के पिछले पन्ने एकदम लास्ट में इसकी वैल्यूज़ दी हुई हैं। मिली, माइक्रो, अगर नैनो आएगा ना तो नैनो पे लिखते हैं बेटा 10⁻9, ठीक है। नैनो पे 10⁻9। यदि पिकोमीटर आएगा तो लिखोगे 10⁻, हर चीज़ बता दें। इंडेक्स पलटो, उस पर सारी चीज़ें हैं, और 99.9% क्वेश्चंस तुम्हें माइक्रो पे मिलेंगे, ठीक है। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 माइक्रोकूलम है बेटा, तो 2 × 10⁻6। 4 माइक्रोकूलम है तो 4 × 10⁻6। देन फोर्स कितना है, 0.2 न्यूटन, तो 0.2 न्यूटन, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, R स्क्वायर। ये बता बेटा, ये बता कि -4 माइक्रोकूलम सर आपको यहाँ पे लिखना चाहिए ना, -4 क्यों नहीं लिखे आप? सही बात है यार, बंदे के बात में तो दम है कि यार सर ये कर क्या रहे हो। यहाँ पे चलो पॉजिटिव है तो 2 माइक्रोकूलम लिखे, तो 2 × माइक्रो की जगह कर दिया 10⁻6 Q1। Q2 क्या कर दिया सर आप, 4 × 10⁻6 माइक्रो की जगह 10⁻6 कर दिए। लेकिन सर माइनस कहाँ गया? बच्चा सही बोल रहा है, क्यों नहीं माइनस लिख रहे हो बेटा? जो माइनस है ना बेटा चार्ज, जो माइनस चार्ज है, ये वनली कूलम्स लॉ की, स्पेसिफिकली कूलम्स लॉ की बात कर रहे हैं। कूलम्स लॉ में ये वनली शो करेगा नेचर ऑफ द चार्ज, डेट इज़ पॉजिटिव, डेट इज़ नेगेटिव। और इससे हम ये पता लगाते हैं कि दोनों स्फीयर्स के बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा। यदि दोनों माइनस हो जाते हैं तो रिपल्सन हो जाता, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो उससे क्या हो रहा है बेटा, अट्रैक्शन हो रहा है, राइट। तो जो माइनस वाली वैल्यू है यहाँ पे पुट नहीं करते हैं, ठीक है। जब भी न्यूमेरिकल करेंगे कूलम्स लॉ का करेंगे, अभी बस कूलम्स लॉ की बात कर रहा हूँ। जब कूलम्स लॉ की बात कर रहे हैं तो माइनस यहाँ पे पुट करने नहीं जाओगे, ठीक है। यदि इसमें भी तुम्हें कन्फ्यूजन या फिर सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है तो कहीं भी जाके पता कर लेना, कोई भी फोर्स नेगेटिव नहीं होती है। हमारे
कोर्स की बात कर रहे हैं, इस लेवल की बात कर रहे हैं, वरना रिसर्च करने जाओगे तो बहुत से फोर्सेस आ जाएंगे। ठीक है, फोर्स यहाँ पे जो आता है हमारे लेवल में, या फिर मोस्टली 99.9 या हर जगह, देखो लेटेस्ट रिसर्च हमें नहीं पता, लेकिन हम ये जानते हैं ज़रूर कि फोर्स निगेटिव नहीं होता है, और ये वनली नेचर को रिप्रेजेंट करता है बेटा। ठीक है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो उससे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, और ये बताएगा कि ये निगेटिव चार्ज है और इस पे निगेटिव नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है। चलो, अब आर स्क्वायर इजकल टू आ गया 9 × 10⁻⁹, 2 × 10⁻⁻6, 4 × 10⁻6 अपॉन 0.2। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करो। तो पॉइंट हटाते हैं, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 0.2 हट के ये 10 भी हट जाएगा। ठीक है, अब 2 से 2 चला गया। ठीक है बेटा, 9, ये 9 × 4 36 × 10⁻। अच्छा ये बता, 10⁻⁻12 × 10⁻⁹ ना 10⁻⁻6 × 10⁻⁻6 कितना आ गया बेटा, 10⁻12 इंटू, इसको हटाओ ज़रूरत नहीं है अब इसकी, 10⁻9 × 10, ये आ गया 10⁻10। अब बेटा बता, यहाँ पे 36 × 10⁻12 इंटू 10⁻10, कई बच्चों को इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। बताया था लास्ट लेक्चर में भी बेटा, बताया था फर्स्ट में भी बताया हूँ और सेकंड में भी बताया हूँ कि जब भी बेस सेम होगा, डेट इज़ यहाँ पे 10 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका पावर जो होता है ना बेटा, पावर 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 पावर, यहाँ पे समझो 10⁻12 इंटू 10⁻10। जब बेस सेम है ना बेटा, जब बेस सेम होगा तो जो पावर होता है वो जुड़ जाता है, मतलब देयर विल बी एडिशन ऑफ द पावर। एडिशन होगा तो -12 + 10 कितना आ जाएगा, -2, तो 10⁻⁻2 बचेगा। ठीक है, कई लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है, ऑफलाइन पढ़ा रहा था तो सब बोलते थे सर ये कैसे होता है, ये ऐसे होता है, तो ये आ जाएगा 36 × 10⁻⁻2। ठीक है, अब ये बताओ 36 × 10⁻2 आर स्क्वायर का बराबर आ गया। ठीक है ना, कहीं गलती कर दिया क्या, नहीं, 10 सही है, 36 × 10⁻2। ठीक है, अब आर स्क्वायर इधर से हटाओगे तो इधर जाएगा अंडर रूट में गए, तो 36 का बेटा क्या होता है, स्क्वायर रूट 6 × 10⁻⁻1, 6 × 10⁻⁻1। ठीक है, 6 × 10⁻⁻1 मतलब ये आ गया 0.6। ठीक है, ये 0.6 आया किस में, 0.6 मीटर में है कि सेंटीमीटर में है बेटा, एसआई यूनिट हर जगह कंसीडर किया है, कूलम एसआई यूनिट, न्यूटन एसआई यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे एसआई यूनिट आएगा मीटर, 0.6 मीटर। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर सेंटीमीटर में करके दिखाओ, मीटर से सेंटीमीटर में जाओगे ना, तो मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, मतलब बड़े से छोटे में जाना है, तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.6 × 100, यह आ जाएगा बेटा 60 सेंटीमीटर। क्या 60 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, राइट। तो आज के लिए लेक्चर यहीं तक रहेगा, अभी फर्दर और आपके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा कूलम्स लॉ पे। ठीक है बेटा, ओके बाय, अपना ध्यान रखना है सभी को। और ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर जगह अप्लाई होता है, तो इसके क्वेश्चंस अलग रखना, सॉल्यूशंस हर जगह अलग रखना। ठीक है, मिक्सअप ना करना, सिस्टमैटिकली एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन करने में बहुत आसानी होती है। ठीक है, ओके बाय।